Assalamualaikum ladies and gentlemen, this is Ghazal and you are watching Sama Special। और ये जो साल है 2025, ये ईयर ऑफ वॉर क्यों लग रहा है? मतलब जहां देखो जंगें ही चल रही हैं। रशिया यूक्रेन की वॉर अभी तक चल रही है, फिर पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट आया, फिर इसराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चला, और अब आउट ऑफ नोवेयर थाईलैंड एंड कंबोडिया हैव डिसाइडेड टू क्लैश। लेकिन क्यों, कैसे, इस सारे पे हम बात करेंगे। एंड टू डिस्कस ऑल ऑफ इट we have with us Maria Sultan, who's a renowned defense analyst and international relations expert. Maria, assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। मारिया, ये कुछ समझ नहीं आ रही, अचानक से ही थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान ये जो क्लैशेस स्टार्ट हो गए हैं। पिछले 10 सालों में हमने कुछ ऐसा वायलेंस नहीं देखा इन दोनों के दरमियान, और अब thousands of people are affected, they're being displaced, और ग्राउंड वॉरफेयर चल रहा है, एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं। हो क्या रहा है ये अचानक ही, कैसे, what triggered it? Ghazal, I think it's a very good question, and the way जैसे आपने कहा कि this is a year of war, it is a year of war because of multiple reasons. उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान एक बहुत बड़ी टेक्टोनिक जंग चल रही है, जिसको कहते हैं ना, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो रियलाइन हो रही हैं। यानी कि दुनिया की इकोनॉमी को कौन सर्वाइव करेगा, दुनिया की जो वाटर वेज हैं उनके ऊपर कौन कंट्रोल करेगा, दुनिया की जो रिसोर्स वेज हैं उन पे किसका कंट्रोल होगा, और उससे भी बढ़ के ये कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको भी देखना जरूरी है। देखिए, अभी आपने कुछ अर्सा पहले देखा होगा तो वियतनाम वाज इमर्जिंग एज वन ऑफ द चॉइस डेस्टिनेशंस फॉर चाइना, जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर बहुत सारी जो इंडस्ट्री जो पाकिस्तान आनी थी, ईरान आनी थी, जो श्रीलंका जानी थी, बांग्लादेश जानी थी, वो वियतनाम चलेगी। और वियतनाम से अमेरिका के अंदर बहुत सारी जो शिफ्ट लानी थी, यानी कि जो ट्रांजिशन थी इनकी बेल्ट एंड रोड की मिड साइज इकोनॉमी की कंपनीज की, इट शिफ्टेड टू वियतनाम। सो वियतनाम इकोनॉमी वाज बूमिंग, एवरीथिंग एल्स वाज गोइंग अहेड। लेकिन इसके मुकाबले में जाहिर है जो रीजनल कंट्री आती है वो कंबोडिया है। ऑल्दो हिस्टोरिकली कंबोडिया जो है खैमर खैमर जो किंगडम है उसके नीचे थी, और उस लिहाज से तो कह सकते हैं कि ये एक ही मुल्क था या एक ही डायनेस्टी के नीचे थे। लेकिन जो रियलिटी है वो इसकी लिंक्ड है 2 चीजों पे। एक ही बेल्ट एंड रोड के ऊपर यूएस चाइना जो टेक्टोनिक शिफ्ट है, जो वॉरफेयर चल रही है। दूसरा ये कि जो ट्रेड वॉर और टेरिफ वॉर के अंदर इंपॉर्टेंस बीआरआई की, और जो स्ट्रैंगुलेशन अमेरिका की स्ट्रेटजी ऑफ कंटेनमेंट है उसके अंदर वो किस तरह हर इस एरिया को, हर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीआरआई को कंट्रोवर्शियल भी करे और वॉर प्रोंग भी करे, जिसमें पाकिस्तान आया, जिसमें ईरान आया, जिसके अंदर रशिया है, जिसके अंदर यूक्रेन, ये सारे के सारे डेस्टिनेशन पॉइंट्स थे। और उसके साथ लिंक थे फिनलैंड, उसके साथ लिंक था पेरिस, उसके साथ लिंक था रॉटरडैम। जाहिर है ये तीनों मुल्क जब एक साइड में डिवाइड हो गए तो दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द कनेक्टिविटी गेम। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मारिया, के साथ साथ ये इनका थाईलैंड का और कंबोडिया का बड़े सालों से बॉर्डर डिस्प्यूट भी तो चल रहा है। मैं उसी की तरफ आ रही हूँ। देखिए, दूसरा इशू है कि हिस्टोरिकल रीजंस के अंदर जाहिर है आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने ये कहा था कि जो पीर वेरे टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, वो बेसिकली कंबोडिया के नीचे आना चाहिए, और थाईलैंड की फोर्सेस को मल्टीपल टाइम कह चुके हैं कि जी यहाँ से विड्रॉ करें, और आईसीजे की रूलिंग्स के बाद थाईलैंड की फोर्सेस ने विड्रॉ भी किया। 2023 के बाद दे हैव बीन कोलैबोरेटिंग आल्सो वेरी इफेक्टिवली टुगेदर, और उस लिहाज से तो कॉपरेशन आनी जानी चाहिए थी। लेकिन इसके साथ जो थर्ड एंगल है, वो थर्ड एंगल यही है कि जो वाटरवेज हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान को देखते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे भी हमने देख लिया वॉर, इंडियन ओशन पे भी देख ली, तो नेक्स्ट जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया था वो जाहिर है वो आता है आपका ताइवान स्ट्रेट्स आती हैं, और ये जो इंडोनेशिया और वियतनाम और ये जो वाटरवेज हैं ये इफेक्ट होती है। तो एक लिहाज से एक तो हिस्टोरिकल रीजन असाइड, लेकिन जो मिलिट्री डेडिकेशन नजर आ रही है आपको, वो बेसिकली अगर वियतनाम की तरफ से नजर आ रही है तो आप ये समझ लें इट इज चाइना एक्टिंग आउट इन डिफेंस ऑफ इट्स इकोनॉमिक एंड मिलिट्री फ्यूचर। और जो कंबोडिया की तरफ से है वो दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, जो अपनी जो प्रेजेंस है इस एरिया में वो असर्ट कर रहा है। इसका एक और मतलब ये भी है कि आसियान जो है इज फेसिंग अ वेरी बिग चैलेंज in terms of actually maintaining peace and security in this region. तो अभी what exactly started the whole conflict? अभी किसने, कंबोडिया की मिलिट्री ने एडवांस किया था और फिर उसके बाद से सारे क्लैशेस स्टार्ट हुए? What exactly happened? नहीं, अभी बेसिकली थाईलैंड की मिलिट्री ने एडवांस किया, तो उन्होंने कहा कि जी कंबोडिया की जो आर्मी है, इन्होंने यहाँ लैंड माइन्स लगाई हुई है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टेकन अवे। फिर उन्होंने कहा कि जी जहाँ कंबोडिया को यूनेस्को ने ये पीर वेरे जो टेम्पल है वो तो दे दिया है एज अ यूनेस्को साइट और हेरिटेज साइट, लेकिन जो इसके इर्द गिर्द सारा जो एरिया है वो बेसिकली वियतनाम का है।
ठीक है, लेकिन थाईलैंड ऑफिशियल्स भी क्लेम करते हैं कि सारा क्लैश तब स्टार्ट हुआ जब कंबोडिया के ट्रूप्स ने अप्रोच की थाईलैंड की मिलिट्री जितनी भी पोस्ट थी उधर। थाईलैंड की जो आर्मी है उन्होंने अप्रोच किया है कंबोडिया को। देखिए इसके अंदर एक चीज और भी है, थाईलैंड के अंदर भी जो है एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स चल रहा है जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान है। दैट इज आल्सो मोनार्की वर्सेस दैट। और थाईलैंड अगर आपको याद हो एक टाइम के ऊपर इट वाज द टेक्नोलॉजी हब, मतलब टेक हब था उसका यूनाइटेड स्टेट्स का। अगर आपको याद हो एक टाइम के ऊपर ऑल टॉयज वर मेड इन थाईलैंड, ऑल टेक्नोलॉजी वाज मेड इन थाईलैंड, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वर बेस्ड ऑफ थाईलैंड। तो थाईलैंड बेसिकली जो है विंटर हाउस या वेयर हाउस था ऑफ द वेस्टर्न इकोनॉमिक लिंक। और अगर उस लिहाज से अगर हम देखें अगर कंबोडिया और वियतनाम की एक्सर्शन को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द सेम थिंग बीइंग प्लेड आउट, लेकिन वियतनाम एंड कंबोडिया देन बीइंग ऑन वन साइड एंड देन थाईलैंड बीइंग ऑन द अदर हैंड, रिप्रेजेंटिंग द यूएस इंटरेस्ट, द मलेशियन इंटरेस्ट एंड जो उनकी। अच्छा मुझे बताएं व्हेन इट कम्स टू द मिलिट्री पावर, जब हम थाईलैंड को देखें और कंबोडिया को देखें तो देयर इज a very huge mismatch. See, Thailand is much more superior when it comes to military and power compared to Cambodia. तो क्या कंबोडिया में इतनी सख्त है कि अगर it leads to something greater, वो sustain कर पाए इस जंग को? देखिए वो sustain कर जाएंगे इस जंग को, क्योंकि जंग जो हमने समझी है वो ये है कि no matter how short and intense it is or how long and dreary it is at the end of the day national resolve. और नेशनल रिजॉल्व के अंदर अगर कंबोडिया जो है अगर आप देखते हैं कोल्ड वॉर को देखते हैं तो कंबोडिया ने अमेरिकन ट्रूप्स को भी बाहर निकाला हुआ है एक लिहाज से। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी दे वर नॉट एन इजी प्लेस। लेकिन अभी भी थाईलैंड के F-16s ने भी कंबोडिया में घुस के उनके मिलिट्री जगहों पर अटैक किया और उनको तबाह भी किया। तो कंबोडिया हाउएवर कैन नॉट डू द सेम। देखिए इट कैन नॉट डू द सेम, लेकिन द क्वेश्चन इज कि आपका वॉर ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका वॉर ऑब्जेक्टिव सिर्फ बम कराना है तो देन फाइन यू हैव अचीव्ड इट। लेकिन अगर आपका वॉर ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उनकी जो टेरिटोरियल कंट्रोल है या उनका जो लेजिटिमेट कंट्रोल है उसको आप डिस्टेबलाइज करें, वो तो नहीं कर सके। अच्छा मारिया, डू यू रियलिस्टिकली थिंक कि ये जो क्लैशेस चल रहे हैं ये फुल फ्लेज वॉर में तब्दील हो सकते हैं? इट इज अ फुल फ्लेज वॉर। इट इज अ फुल फ्लेज प्रॉब्लम दरअसल ये देखें हमारे लिए प्रॉब्लम फुल फ्लेज वॉर का ये है कि हम लैंड ओरिएंटेड है। सो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉर लैंड के साथ लिंक्ड है कि जब टैंक मूव होंगे तो जंग होगी। ठीक है, इन ऑल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनीथिंग जो आपके ऊपर एक मिलिट्री एग्रेसिव अटैक होता है दैट इज कंसिडर्ड एज एन अटैक। इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो मिलिट्री अगर उनके जेट्स आके मार रहे हैं तो इट इज अ वॉर। यू कैन नॉट कॉल इट एन इंसिडेंट। देखिए इंसिडेंट में ये होता है कि आपके सिटी का कोई रेफरेंस लिया हो, आप किसी और चीज का, लेकिन असल मसला ये नहीं होता कि आपने एयर सिक्योरिटी हासिल की। असल मसला ये है कि आपने वॉर पे लैंड कितनी ऑब्जेक्टिवली ली है। और तो उसी पे अगर हम आए तो अभी क्या ताजा तरीन सूरत हाल है, कितनी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं थाईलैंड में और कंबोडिया ने कितना नुकसान उठाया? देखिए इस वक्त जो कैजुअलिटीज हैं वो फ्लेक्सिबल है, बिकॉज हम जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो लैंड माइंस की वजह से हुई हैं, कुछ कैजुअलिटीज जो हैं F-16 की वजह से हुई हैं, देयर प्रिसिशन। और मिलिट्री बेस के ऊपर जो कैजुअलिटीज होती हैं दे यूजुअली नॉट अनाउंस्ड। सो इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट एज सच। लेकिन असल चैलेंज ये है कि जो सिंबॉलिक एक्सेस है टू द एरिया वो किसके पास है? अभी तक तो कंबोडिया के पास है। तो जब तक थाईलैंड आके फिजिकली वो नहीं लेता तो वॉर विल कंटिन्यू। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाटरवे जो है कंट्रोवर्शियल हो जाती है तो जो इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ से गुजर रहा है तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जिनकी चीजें यहाँ मिल रही हैं बड़ी सस्ती मिल रही हैं। एक जमाने में कहते थे कि थाई टेक्नोलॉजी, थाई फोन्स, थाई व्हाटएवर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो वो जो चीजें हैं अगर दे बिकम एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द वॉर, क्योंकि वॉर की कॉस्ट जो है डिफर होती है। So that is being deferred to the consumer, that is being deferred to the shipping lines. और जब वो shipping lines के ऊपर जाती है तो उसका मतलब ये है कि that is the net effect of the war. So इसके अंदर जो big time loser होगा वो थाईलैंड होगा, कंबोडिया नहीं होगा। Because थाईलैंड जो है वो लिंक्ड है टोयोटा के साथ, वो लिंक्ड है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हेड्स के साथ। So अगर जंग होगी तो उनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा होगी बनिस्बत कंबोडिया की। अगर आप कंबोडिया में जाके कुछ मार भी देते हैं तो it is not going to have the same impact. वही बात होगी ना, the bigger you are, the harder you fall. तो अभी आप कह रही हैं इंटरेस्टिंगली कि Cambodia has the upper hand. Yes.
बिकॉज उनसे लैंड लेना बहुत मुश्किल है। अगर इस वक्त लैंड माइंस उन्होंने लगा दी हैं और सी में लगा दी हैं, तो उसको निकालने के लिए भी इनको सी ड्रोन्स चाहिए, और सी ड्रोन्स आर वेरी एक्सपेंसिव और उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी सेंसिटिव है। विल द अमेरिकन्स गिव इट टू देम? दैट्स अनदर थिंग। दूसरा ये है कि जो उनकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है जो वहां से काम कर रही हैं, वो सारी की सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स, कॉर्पोरेट चेन्स है, वो सारी इफेक्ट होंगी इस वॉर से, बिकॉज आप इंटरनेशनल इंडेक्स के अंदर जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा मारिया, अभी तक as per the initial reports at least 15 Thai civilians have been including children have been killed and one Thai soldier as well, और कंबोडिया से एक सिविलियन इंजर हुआ है और एक सोल्जर की डेथ हुई है। as per the initial reports अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, and over 120,000 people have been displaced अभी तक ये हो चुका है। तो आप मुझे जरा रैशनली और रियलिस्टिकली बताएं कि आप इस वॉर पे कितनी जल्दी फुल स्टॉप लगता हुआ देख रही हैं, और लगेगा भी या नहीं? Not so soon. Not so soon. देखें, क्योंकि आप एयर सिक्योरिटी को कन्वर्ट करेंगे इनटू लैंड सिक्योरिटी, तो लैंड सिक्योरिटी आप कैसे लेंगे इन वाटर एंड इन जंगल एंड आइलैंड वॉरफेयर? मतलब आइलैंड में लॉजिस्टिक्स कैसे पहुंचाएंगे आप? उनको एमुनिशन कौन देगा? इंटरनेशनली क्यों कोई यहाँ आएगा? और अगर आएगा तो कौन आएगा? और अगर अमेरिका आता है तो जाहिर है चाइना आएगा। वही अगला सवाल मेरा भी यही होने वाला था। तो क्या हम देख सकते हैं कि इधर से यूएस एंटर हो रहा हो, उधर से चाइना? यस, क्योंकि देखिए ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के इन्फ्लुएंस का, जिसको हम कहते हैं द डार्क इन्फ्लुएंस ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, कि वो कितना मूव करेंगे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, कितना मूव करेंगे इन सारी शिपिंग लाइंस को, इन इंटरेस्ट को, कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन फ्री वाटरवेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका और चाइना कितनी हद तक आगे आएंगे। एंड इट इज वेरी प्रोबेबल कि यूएस कंबोडिया के साथ हो और चाइना आए और वो थाईलैंड का साथ दे। नहीं, कंबोडिया के साथ मेरे ख्याल से यूनाइटेड स्टेट्स नहीं होगा। हिस्टोरिकली भी इट हैज नॉट बीन वेरी हेल्पफुल फॉर देम, लेकिन मोस्टली थाईलैंड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, तो मारिया, इट इज वेरी प्रोबेबल कि यूएस उधर से थाईलैंड का साथ दे और चाइना आ जाए कंबोडिया के साथ? मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जाहिर है अगर कंबोडिया को प्रोटेक्ट करेंगे तो वो वियतनाम को प्रोटेक्ट करेंगे। सो कंबोडिया वियतनाम को इंटैक्ट करने के लिए दे विल हैव टू कम, बिकॉज वियतनाम पे, जैसे मैंने पहले कहा था एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, lot of the Belt and Road initiative features have been shifted over there. Lot of industry has been shifted. तो उस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जाहिर है, और दूसरी तरफ अमेरिका जो है थाईलैंड में अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेगा। असल बात यह है कि इस सारी चीजों के दरमियान हो सकता है एक थर्ड एक्टर भी आ सकता है, वो है आसियान। अब आसियान कितनी तेजी से यहाँ आता है वो शायद अलग बात है। फिर एक इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात भी है जो शायद हमारे लिए इंटरेस्टिंग होगी, वो ये है कि जो कंबोडियन जंग चल रही है ये एक हिंदू टेम्पल पे चल रही है। तो जो इंडियन सिटीजन्स हैं जो आसियान में हैं, अगर वो कैसे इसको रिएक्ट करते हैं उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि थाईलैंड के अंदर भी एक मुस्लिम रेबल फोर्स है। सो अगर ये हिंदू मुस्लिम फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है और एक और लेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसमें ऐड हो जाता है, then it can become बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट और भी बड़ा हो जाएगा अगर ये सारी चीजें हो गई, हो जाएगा थोड़ा सा। और फिर अगर यूएस और चाइना भी इन्वॉल्व हो गए फिर तो कॉन्सिक्वेंसेस भी बड़े डायर हो जाएंगे। खैर, थैंक यू वेरी मच मारिया, it was very interesting talking to you. Thank you for giving us all the necessary insights. और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की एपिसोड देखने का। होपफुली आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। बाकी मजीद डिटेल्स के साथ आपसे मुलाकात होगी द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए देखते रहिए समा स्पेशल।